और जब आप 1 घंटे योगा की एक सेशन ले रहे हैं और माइंडफुलनेस के साथ कर रहे हैं प्रॉपर, तो आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपकी सोचें, थॉट्स 1 घंटा सिर्फ़ आपके जिस्म के ऊपर, आपके मूवमेंट के ऊपर हैं। आप भूल आए हैं कि आप इस स्टूडियो में आने से पहले क्या कर रहे थे। आप भूल जाएँगे कि इसके बाद आपने क्या करना है। आप प्रेज़ेंट मूवमेंट के अंदर रहना शुरू कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द बैक टू बेसिक्स पॉडकास्ट। नईम सिकंदर हियर, योर होस्ट। एंड आज हमें जॉइन किया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमान ने, जिनका एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सेल्स मैनेजर और आखिर में वो एक योगी बन गए। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि वो योगी बने कैसे। तो बाकिर मेहदी साहब, वेलकम फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक-ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो और बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ इस पॉडकास्ट के अंदर। थैंक यू सर। एंड आई होप कि इंशाल्लाह ये पॉडकास्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, बिकॉज हम योगा के हवाले से भी बात करेंगे और अभी हमारी बात भी हो रही थी, तो आई वाज वेरी फैसिनेटेड के यार, मतलब कि जो चीज़ें हम देखते हैं यूट्यूब वगैरह पर, असल में योगा इससे बहुत डिफरेंट है। लेकिन सर पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि यू आर इन राइट नाउ योर लेट फोर्टीज, सही है? राइट, और एग्ज़ैक्टली। आप योगा सिखा रहे हैं, योगा कर भी रहे हैं, तो आप स्टार्ट से ही योगा कर रहे हैं, मतलब आपने इसमें कोई डिग्री की हुई है और आपने यही आपका करियर था, या आपने कौन से काम इससे पहले किए और इसकी तरफ कैसे आए फाइनली आपको ये योगा, व्हाई योगा? अच्छा, योगा की मेरा आना भी एक आप समझें कि खुशगवार हादसा था। अच्छा। इससे पहले मुझे कुछ मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन थी और हर वक़्त प्रेशर रहता था अपने टारगेट्स के लिए। तो मैंने सोचा कि कोई एक ऐसी फ़ील्ड तलाश की जाए जहाँ पे सुकून मिले। तो योगा मैं प्रैक्टिस कर रहा था कराची में। सीखा वहाँ से गुरु से, फिर उनके साथ भी प्रैक्टिस की और उनकी क्लास को भी मैनेज किया और उनकी क्लास को भी एज़ ए ट्रेनर, एज़ ए टीचर जो है ना उसको मैनेज किया। अच्छा सर, आप बता रहे थे कि आपने ये योगा जो है कराची में स्टार्ट किया, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बॉडी बिल्डिंग के जिम और ये फिटनेस के जिम्स तो होते हैं, जी, लेकिन जी। योगा का जिम या योगा का कोई इस तरह सेंटर नहीं होता। तो आपने किस तरह डिस्कवर किया कराची में जब आपने ये जर्नी शुरू करी अपनी योगा की? अच्छा, वहाँ पे तो इत्तेफ़ाक से हुआ था, वहाँ पे मामा पारसी में और एक कॉलोनी है वहाँ पे पारसी कॉलोनी, रेनबो सेंटर के पास कराची में सदर में। तो वहाँ पे मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ने जाया करती थी, तो बाकी हमारे पास 1 आध घंटा टाइम होता था कि वो ट्यूशन पढ़ के आए तो फिर हम वापस घर लेके जाएँ। तो उस दौरान मुझे वहाँ पे करीबी एक उसी पारसी कॉलोनी के अंदर ही कुछ लोग जो हैं वो योगा करते हुए नज़र आए, तो मुझे बड़ा फ़ैसिनेट किया कि यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है? मैं शुरू से ही जो है वो फ़िटनेस में था। बचपन से ही मैं एक्सरसाइज़ वगैरह करता था, स्पोर्ट्स नहीं एक्सरसाइज़ वगैरह करता था हुँ, हुँ। और जूडो कराटे भी मेरे पास बेल्ट है, वो भी मैं करता था। तो मुझे अच्छा लगा कुछ चीज़ एक नई सी है लेकिन जिस्मानी कोई एक्सरसाइज़ हो रही है, जिस्मानी कोई वर्जिश हो रही है तो इसको जाके देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसको। तो वो मैं उनके साथ गया और प्रैक्टिस करना शुरू किया, इजाज़त ली, 2 साल मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस की, फिर मैं वहाँ पे कुछ जब सीख चुका तो गुरु ने देखा कि ये कुछ सीख चुका है, ये करा सकता है, तो उन्होंने मुझे चांस दिया अपनी उसी क्लास को मैनेज करने के लिए, टीच करने के लिए। तो उसके साथ मैंने वो क्लास भी मैनेज की और वो भी 5-6 साल। उसके बाद फिर मैं वापस जब इस्लामाबाद आ गया और मैंने अपना कॉर्पोरेट जो करियर है इसको छोड़ दिया, तो मैंने सोचा मुझे क्या करना चाहिए, तो फिर मैंने योगा स्टार्ट की। और ये जो आप बात कर रहे हैं उस सोसाइटी में ये पारसी, नॉर्मली योगा का देखा गया है, इसका ओरिजिन थोड़ा-सा इंडिया और ये हिंदुइज़्म से लिंक करता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो फ़ारसी लोग हैं, ये कर रहे थे, तो ये क्या एज़ जस्ट फ्रॉम द हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे थे, या इनका भी कुछ अ, ओरिजिनली देखा जाए नहीं, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इनका भी कोई कनेक्शन है इसके साथ? नहीं, इनका कोई कनेक्शन नहीं है इनके साथ। वो सिर्फ़ ये है कि बिफ़ोर पार्टीशन जो पारसी भी और हिंदू भी हम कराची में सब लोग इकट्ठे रहते थे, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से सीखा होगा, वो गुरु बन गए होंगे। बाकी हुँ। लोग जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, तो गुरु जी यहाँ पे रह गए, तो वो इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे थे अपने लोगों को।
तो जब आप इस्लामाबाद आए तो फिर यहाँ पर आपने किसको जॉइन किया? यहाँ पे कोई था उस वक़्त योगा सिखाने वाला? नहीं, योगा सिखाने वाला कोई नहीं था, मैं तो खुद वहाँ से उस्ताद बन के आ चुका था ना, गुरु के साथ हाँ। मैंने 2 साल प्रैक्टिस किया, फिर मैंने उनके साथ भी उनकी क्लासेस को भी जो है ना वो टीच किया उनकी निगरानी में। तो जब मुझे ये कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर मैं इस्लामाबाद जब वापस शिफ्ट हुआ कराची से, तो मैंने फिर यहाँ से फिर दोबारा एक जिम के साथ जो है ना वो कोलैबोरेशन की और फिर अपना क्लासेस करवाना शुरू की। शुरू में बड़ा मुश्किल लगा, 2 लोग आए, 1 लोग आए, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इसके साथ सोशल मीडिया का जो है ना वो हेल्प लेने की कोशिश की। मैंने इसका एक पेज बनाया और प्रोफ़ाइल बनाया अपना और फिर उसके ऊपर जो है कुछ चीज़ें शेयर करता था जो मैं क्लास में करवाता था। पिक्चर्स आती थी, फिर मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें पढ़ता भी था नॉलेज गेन करने के लिए कि भई मैंने गुरु से जो चीज़ सीखना था वो तो सीख चुका हूँ, लेकिन अब मैं इसको मज़ीद इन डेप्थ इसकी डिटेल में जाऊँ कि ये है क्या? इसके फिज़िकल फ़ायदे तो मुझे समझ आ गए थे, लेकिन इन डेप्थ इसके पीछे मैथोलॉजी, इसकी फ़िलॉसफ़ी इसके पीछे इसकी जो एनाटॉमी है, बोन्स की, जॉइंट्स की एनाटॉमी वो कैसे मैनेज की जा सकती है, कैसे उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। मतलब है कि अगर आप योगा का कोई पोज़ कर रहे हैं, तो आपने वैसे ही नहीं कर देना कोई जैसे आम सी एक किसी एक्सरसाइज़ में आप जैसे अपने आप को मूव करते हैं, तो आप ये सोचते नहीं है कि मैंने अपने आप को मूव करता है। आप चल पड़ते हैं, जंप करनी है तो जंप कर लेते हैं, पंच करना होता है तो पंच कर लेते हैं। लेकिन योग के अंदर आप ये करते हैं कि आप अपने ब्रेन को पहले ऑर्डर करते हैं। वो मेंटली आपका ब्रेन आपकी उस मसल्स को जाके वो ऑर्डर करता है कि आपने ऐसे मूव करना है। तो इसको हम कहते हैं माइंडफुलनेस। हुँ। यानी कि आपने सोच समझ के एक मसल को मूव करना है या ग्रुप ऑफ मसल्स को मूव करना है, उस जॉइंट के मूव करवाना है। लेकिन सोच समझ के, पहले आपने अपने ब्रेन के अंदर उस चीज़ को लाना है, ख़्याल करना है, फिर उस जोड़ को, उस अज़ा को आपने मूव कराना है। तो माइंडफुलनेस मूवमेंट होते हैं योगा के अंदर और जब आप 1 घंटे योगा की एक सेशन ले रहे हैं और माइंडफुलनेस के साथ कर रहे हैं प्रॉपर, तो आपका ब्रेन, आपका दिमाग, आपकी सोचें, थॉट्स 1 घंटा सिर्फ़ आपके जिस्म के ऊपर, आपके मूवमेंट के ऊपर हैं। आप भूल आए हैं कि आप इस स्टूडियो में आने से पहले क्या कर रहे थे। आप भूल जाएँगे कि इसके बाद आपने क्या करना है। आप प्रेज़ेंट मोमेंट के अंदर रहना शुरू कर देंगे क्योंकि आपके पास सोच ही नहीं है, थॉट ही नहीं है, आप अपनी बॉडी के साथ खेल रहे हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन योगा और दुनिया की बाकी तमाम एक्सरसाइज़ेज़। अच्छा, बाकिर भाई सबसे पहले तो मुझे ये बताएँ ना कि हम योगा में बहुत डीप डाइव करने से पहले थोड़ा समझना चाहेंगे कि ये योगा असल में है क्या? अगर इसको हम थोड़ा-सा डिफ़ाइन कर दें अवामुन नास के लिए ताकि वो इस डिस्कशन को अंडरस्टैंड करें, असल में योगा है क्या चीज़? योगा बेसिकली हिंदू मिथोलॉजी, हिंदू रिलिजन, हिंदू फिलॉसफी का एक इंटीग्रल पार्ट है। उनके मुताबिक हम उससे एग्री करें या ना करें, ये एक डिफरेंट चैप्टर है, एक अलग क्वेश्चन हम इस पे कर लेंगे। मैं अभी आपको सिर्फ़ इसकी थोड़ी-सी जो है ना समराइज़ इसको कर देता हूँ। उनके मुताबिक अगर आपका एक जिस्म जो है वो मज़बूत, सेहतमंद, तकलीफ़ों से आज़ाद नहीं है, तो आप कभी भी हायर लेवल ऑफ एस्टीम, सेल्फ रियलाइज़ेशन वो सेल्फ सैटिस्फैक्शन वो कभी भी हासिल नहीं कर सकते। उसको हासिल करने के लिए, उस पावर को हासिल करने के लिए आप उस पावर को गॉड कह सकते हैं, अल्लाह कह सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं, भगवान दे सकते हैं। उस तक पहुँचने के लिए आपको अपने जिस्म को इतना मजबूत करना पड़ता है, वो इतना पाकीज़ा करना पड़ता है, वो उसको प्यूरीफाई करना पड़ता है। उसके लिए आपको योगा का सहारा लिया जाता है। ब्रीदिंग का सहारा लिया जाता है, साँसों का जो कमाल है, उसका सहारा लिया जाता है, आसन का सहारा लिया जाता है, मेडिटेशन का सहारा लिया जाता है, तब आप जाके सेल्फ रियलाइज़ेशन, एक्चुअलाइज़ेशन, सेल्फ रियलाइज़ेशन की तरफ पहुँचते हैं। और वहाँ पे जाके फिर आप उस हायर पावर और अल्टीमेट और यूनिवर्सल पावर से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उस सारे सफ़र में उसमें पहुँचने के लिए कई साल लगते हैं और उसके लिए उन्होंने जो टूल बनाया है उस रिलिजियस मिथोलॉजी में वो योग है। हुँ। इन शॉर्ट इट इज़ अ टूल। तो ये जो योगा है ये क्या सिर्फ़ जो है फ़िज़िकली एक्सरसाइज़ करने के एक स्टेट का नाम है या ये मेंटली भी कोई अहमियत रखता है? नहीं, या बिल्कुल बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है और इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। यानी ये भी 2 आपस में हिस्से हैं, 2 पार्ट हैं, दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। फिज़िकल योगा और
जो आपका मेंटल योगा है, जिसको हम मेडिटेशन की अम्ब्रेला के अंडर हम उसको कह सकते हैं, वो है फिजिकल। लेकिन जो आपका मेडिटेशन और जो माइंड सेटिस्फेक्शन वाला जो पार्ट है, वो तभी हासिल हो सकता है, मेरा ये मानना है, जब तक आप इसका फिजिकली पार्ट उसको मुकम्मल कर लें। फिजिकल पार्ट जो है ना, वो बहुत अहम। आप पतंजलि को देखें, मेरे अगेन वो हिंदुइज्म की रिलीजियस बुक है, हमारी नहीं है। हम फिलॉसफी को डिस्कस नहीं करते, ना फिलॉसफी को कोई हमें ये कहता है कि आप इसे एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। हम उसके अंदर से जो योग के बारे में अच्छी चीज़ हमें नज़र आती है, हम उसके बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं और उसके बारे में हम प्रैक्टिस भी करते हैं। पतंजलि के अंदर वाज़ह तौर पे लिखा हो कि योग के जो उसके जो पार्ट हैं, वो 8 पार्ट हैं, जिसमें से मोटे-मोटे मैं 3-4 आपको बता देता हूँ। और जो सबसे पहला पार्ट है, अष्टांगा का मतलब ये है कि 8 टाँगों वाला, 8 पिलर्स हैं वो। हमारे भी कई अंदर 5 पिलर्स हैं इस्लाम के मुताबिक, बिल्कुल। ठीक है ना? तो इनके 8 पिलर्स हैं वो, इस तरीके से। उसका नाम भी उन्होंने अष्टांग रखा हुआ, 8 टाँगों वाला या 8 पिलर्स वाला। और ये 8 पिलर आपको कहाँ लेके जाते हैं? हायर पावर की तरफ, उससे कनेक्ट करते हैं, अल्टीमेट पावर से। लेकिन वो रास्ता बताते हैं कि पहले आपने ये पार्ट करना है, फिर आपने ये करना है, फिर आपने ये करना है। तो उसमें सबसे पहला आता ही आसन्स पे है। फिजिकल योग के अंदर। फिर उसके बाद उसका साथ आता है प्राणायाम, ब्रीथिंग का करने के लिए। फिर ध्यान, धारणा आता है, मतलब है कि आप नेकी करें लोगों के साथ, भलाई करें, सदका दें, खैरात दें, ये भी उसी का पार्ट है। फिर उसके साथ एक लास्ट में जाके आगे उसके आता है मेडिटेशन वाला, लास्ट में। तो वो उस तक पहुँचने के लिए आपको ये सारे काम करने पड़ते हैं। सोसाइटी के लिए अच्छाई करना, भलाई करना, ये सारे उसके पार्ट हैं। तो चूँकि हमें इसमें से किसी से कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, तो इसलिए हम इसमें फ़िलॉसफ़ी को आसानी से बयान भी कर सकते हैं और इसको डिस्कस भी कर सकते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि जो हायर एस्टीम और मेडिटेशन और अल्लाह से कनेक्शन वाला जो पार्ट है, सुप्रीम पावर से कनेक्शन वाला जो पार्ट है, वो आखिर में आता है। हम लोग ये करते हैं कि बैठ जाते हैं और सबसे पहले शुरू ही मेडिटेशन से करते हैं, या बगैर योग किए हुए, बगैर प्राणायाम किए हुए या बगैर आसन को परफॉर्म किए हुए हम लास्ट वाला पार्ट पकड़ लेते हैं, इसलिए कि हमें किसी ने बताया नहीं है। हमने कुछ यूट्यूब की वीडियोज़ देख ली, बल्कि हमने वेस्टर्नाइज़ की जो योग है, और वहाँ पे जो बड़े फैंसी किस्म के जो पोजेज़ बना के जो कुछ ख़वातीन कर रही होती हैं, कोई मर्द हज़रात कर रहे होते हैं, तो हमने सिर्फ़ उसी को योग समझ सका है और उसी ही को प्रैक्टिस करते हैं। हालाँकि वो योग नहीं है, वो योग हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर प्राणायाम भी नहीं है, और उसके अंदर वो कंसंट्रेशन भी नहीं है, उसके अंदर वो फ़ोकस भी नहीं है। वो एक जिम्नास्ट हो सकता है, वो एरोबिक्स हो सकता है। देखिए, जितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग, इसका मतलब नहीं है कि आप अपने आप को फुल बेंड करके और डबल कर दें और रोल करके अपने आप को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दें, ये योग है, ये योग नहीं है। ये जिम्नास्ट है। जिम्नास्ट जो है वो योग से ज़्यादा स्ट्रेचेबल होते हैं। ओलंपिक्स में देखिए जिम्नास्ट क्या-क्या नहीं कर सकते। तो एक जिम्नास्ट बनने में और एक योगी या योग प्रैक्टिस करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक डेलिब्रेट मूवमेंट है, माइंडफुलनेस वाली मूवमेंट है। उसके बगैर आप इसको योग नहीं कह सकते। सर, आपने एक बड़े ज़बरदस्त पॉइंट की तरफ इशारा किया जिसमें आपने कहा कि हम इस योगा की आर्ट से फ़ायदा उठा रहे हैं, हम इसके फ़िलॉसॉफ़िकल पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस नहीं कर रहे हैं या इसके रिलीजियस साइड को डिस्कस नहीं कर रहे हैं एज़ अ मुस्लिम। जी, क्योंकि हमारे अकायद और हमारा फ़ेथ कुछ और है और हिंदुओं का कुछ और है, उनका मज़हब कुछ और है। लेकिन ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात करी कि अगर एक चीज़ है, अगर किसी दूसरे मज़हब की भी कोई चीज़ है, तो आप उसको अपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करो। देखो कि आपको मेंटली और फिजिकली वो कितना फ़ायदा दे सकती है और आप वो जो कहते हैं ना जिस तरह आपने बताया कि हायर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रियलाइज़ेशन और अपने अल्लाह को करीब से अ, देखना तो नहीं कह सकता लेकिन समझना। जी। तो मेरे ख़्याल में ये हमें भी फ़ायदा दे सकता है सेल्फ रियलाइज़ेशन में और अल्लाह के करीब होने में ता क्यों? आपका फ़ोकस बढ़ेगा। सही है। आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रहेंगे। आप माइंडफुल होंगे अपने अपने डिसीज़न्स लेने में, किसी भी काम को करने में। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो कि हमारे लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं समझ पाते हैं और वो छोटी-छोटी चीज़ों को दूसरे मज़हब के साथ कनेक्ट करके ये कहते हैं कि यार ये तो हमारे मज़हब का हिस्सा है ही नहीं। तो योग भी तो एक इल्म है और ये आपको सेहत के साथ है। सेहत की हिफ़ाज़त करना हमारी सबसे ज़्यादा अवलीन वो फ़र्ज़ है। तो बाकी भी इतने नॉलेजेज़ हैं, स्किल्स हैं जो हम सीखते हैं।
तो उसपे तो कोई इतराज़ नहीं करते थे, लेकिन सिर्फ़ योग पे जो है ना कुछ लोग जो है ना वो उँगलियाँ उठाते हैं। तो सर ये जो यूट्यूब पर जो ये योगा सिखाई जाती है आपके ख़्याल में हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम द रियल योगा? कि ये यूट्यूब पर वो स्ट्रेचिंग कर रही हैं औरतें, क्या यही योगा है? नहीं, वो ओलंपिक्स और वो स्ट्रेचिंग है और वो एक तरह से आपको समझिए शो ऑफ है। योग का ताल्लुक मैंने आपको बताया कि पहले आसन से है, वो इतने फैंसी वो पोजेस कर रहे होते हैं कि वो फैंसी पोजेस करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें बेसिक कुछ योग के पोजेस होते हैं, आप उसको कह सकते हैं 40, 50, 70 से 100, 300 पोजेस ऐसे जिनको कर, लेकिन जो वो लोग पोजेस कर रहे होते हैं वो बिल्कुल लास्ट लेवल के होते हैं। क्योंकि आप जब कई सालों की जो है ना वो मेहनत मशक्कत करके जो वो करते हैं। तो चूँकि वो जो कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, तो वो अपने उस चैनल की खातिर जो इस तरह की वो पोजेज़ करके तो दुनिया को भी उधर लगा देते हैं कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करेंगे, करना चाहिए, तो वो फिर उनको वो फ़ॉलो करते हैं। बेसिक तो हम छोड़ ही देते हैं, बेसिक तो बिल्कुल देखिए, योग के अंदर ना बैठना भी एक पोज़ है, सीधा खड़ा होना भी एक पोज़ है। ज़मीन पे लेटना भी एक पोज़ है, जिसको हम वो कॉर्प्स पोज़ कहते हैं, लाश मुर्दा वाली पोज़, लास्ट में वो आता है, जिसमें हम मेडिटेशन करते हैं, आराम करते हैं थोड़ा-सा, बॉडी को हील करने का टाइम देते हैं और उसमें ये सोचते हैं कि हमारी बॉडी अभी जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि वो सेल्स का ब्रेकअप होता है हुँ। और उसके साथ वो इंजर्ड होते हैं, उसके बाद फिर उनको हीलिंग टाइम चाहिए होता है, तो वो ही हम उस मेडिटेशन में कॉर्प्स पोज़ में जो कि 5-10 मिनट करना बहुत ज़रूरी है, वो करते हैं और उसमें अपने बॉडी को ऑर्डर करते हैं कि एक-एक ऑर्गन को याद करके, एक-एक ऑर्गन के बारे में सोच के ब्रेन से कि इसके अंदर कोई डैमेज हुआ है तो वो उसको हील कर दें। तो वो हमारी बॉडी को ऑटो हीलिंग सिस्टम पे होती है उस 5-10 मिनट के अंदर। हम किसी कोई बाहर की ताकत से कोई नहीं माँग रहे होते, अल्लाह माफ़ करे, कोई और कोई मंत्रा नहीं पढ़ रहे होते। ऑटोमैटिकली आप देखें एक्सरसाइज़ करें उसके बाद आप 5 मिनट, 10 मिनट ज़मीन पे सीधा लेट के देखें, फर्श पे कारपेट के ऊपर, रग के ऊपर, बेड और मैट्रेस के ऊपर नहीं और बगैर तकिए के। दोनों हाथ आपने अपने साइड पे रखें, बॉडी और जिस्म से 3-4 इंच की दूरी के ऊपर। आप देखिएगा आप अपने आप को फ़ील कहाँ करते हैं, उसके बाद 10 मिनट आँखें बंद रखेंगे, नॉर्मल ब्रीथिंग लेंगे, नॉर्मल साँस जैसे रात को सोते हुए लेते हैं। हुँ। यानी कि आप इन्हेल करेंगे तो बेली आपकी स्वेलो हो जाएगी, पेट फूल जाएगा। जब आप एक्सहेल करेंगे आराम से सुकून के साथ तो आपका पेट आपके साथ लग जाएगा। तो वो इन्हेल और एक्सहेल लेकिन उसमें आपने जल्दी-जल्दी नहीं करना, आराम से सुकून से नेचुरल तरीके से। इस 10 मिनट के अंदर आपकी बॉडी आपके पूरे जिस्म को जो है ना हील कर देगी, रिलैक्स कर देगी। वो जिसको हम कहते हैं ना हल्का हो जाना, हुँ। मसाज के बाद हल्का हो जाता है। आप ये 10 मिनट करके देखें, आप इसके बाद हल्के हो जाएँगे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये यूट्यूब पर जो ये योगा सिखाई जा रही है, थोड़ा-सा ये शश वाला वर्ज़न है हाँ, योगा का। कह सक ये ड्रामा ज़्यादा है और असल योगा नहीं है इतना। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर हेल्थ और फिटनेस और ख़ासकर योगा पर इतनी अवेयरनेस नहीं है और योगा के इंस्ट्रक्टर्स भी बड़े कम हैं। तो फिर अवामुन नास को जो कि इंटरेस्टेड है क्योंकि किसी ज़माने में मैं भी चाह रहा था कि योगा स्टार्ट करूँ, लेकिन मुझे कोई मिल ही नहीं रहा था। मैं बेसिकली पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ पे तो ना होने के बराबर है। चंद बड़े शहरों में इस्लामाबाद, लाहौर, कराची की अगर बात करते हैं, होंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि यूट्यूब पर भी ये सही वर्ज़न ऑफ़ द योगा को प्रेज़ेंट नहीं किया जा रहा, तो फिर अवामुन नास कहाँ से सीख सकती है ये योगा की जो टेक्नीक्स हैं? अच्छा, ऑथेंटिक सोर्सेज़ इसके अंदर यूट्यूब पे भी मौजूद होंगे। आप गूगल भी कर सकते हैं। बुक्स है योगा की, हाथा योगा की बुक्स हैं, जो कि ऑफ़ कोर्स हमारे मुल्क से नहीं है, वो इंडिया के राइटर्स हैं, गुरुज़ हैं। उन्होंने वो लिखी हुई हैं, उनको पढ़ के फिर आप उसे योग को फिर उस यूट्यूब के चैनल किसी के साथ मिला के फिर आप उसमें से रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे वहाँ पे एक हाथा योगा की बुक है बीके सेवेंगर की, मैं नाम भी मेंशन कर देता हूँ। आप भी उसको अपने पॉडकास्ट के अंदर डाल दीजिएगा, डि अवाम के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में इसको। डाल दिया। केएस एवेंगर जो हैं एक बहुत बड़े योगी हैं और बहुत अ, ऐसे आप कह सकते हैं कि नॉलेजेबल हैं कि उन्होंने कई बुक्स लिखी हैं। ठीक है? तो उनको सर्च करके उनकी किसी एक आध बुक की जो है ना वो आप उसमें डाल दें लिंक के अंदर उसको आप पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर हर तरह की चीज़ जो है ना डिस्क्रिप्शन जो है ना वो नज़र आएगी। उसमें से अगर आप कोई एक पोज़ करना चाहते हैं तो डिटेल तो आपको बुक से मिल जाएगी।
लेकिन वो करेंगे कैसे और वो पोज़ है क्या? वो यूट्यूब से मिलेगा। हुँ। यूट्यूब वाले आपको वो इन डेप्थ डिटेल्स नहीं देते। वो पोज़ करके बताते हैं। उनका काम है पोज़ करना। उनका काम ये नहीं कि मैं अपने किसी शागिर्द से ये काम कैसे करवा सकता हूँ या इसके अंदर इस बंदे के दिमाग के अंदर क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो हमें वहाँ से लिटरेचर से मिलती हैं। उसको हम विजुअलाइज़ तो कर सकते हैं यूट्यूब से। इन डेप्थ उसके पीछे चल क्या रहा है, ब्रेन में क्या होना चाहिए, कौन से मसल के पे हमने बारे में सोचना है, कौन से जॉइंट को हमने स्टिफ रखना है, बेली के अंदर हमने क्या करना है, साँस को किस तरह करना है, नज़र कहाँ पे देखना है। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे योग की इकसाम के ऊपर। उसके डिफरेंट ब्रांचेस, स्टाइल्स को हम कह सकते हैं, इकसाम स्टाइल्स। देखिए, इसका जो मदर जो योग है ना, वो हाथा योग है। सदियों से वो प्रैक्टिस हो रही है। पतंजलि में भी उसका ज़िक्र है। इसके अलावा एक अष्टांगा योगा है। मैं अष्टांगा योगा को प्रैक्टिस करता हूँ, वही प्रैक्टिस करवाता हूँ। ये भी एंशिएंट है, लेकिन इसको डिस्कवरी हुए हुए कोई 1926-20 कोई इसी तरह का ही हुआ, यानी कि एक सदी आप इसको कह लें, इसको डिस्कवर लेकिन प्रैक्टिस एंशिएंट ही। दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। सिवाय इसके कि जो हाथा योगा है वो एक मेन है जिसके अंदर मदर योगा है, सारी एक्सरसाइज़ें उसके अंदर मौजूद है। पोज़ेज़ आसन है। उसमें से कुछ पोज़ेज़ को लेके काफ़ी सारी पोज़ेज़ को लेके एक नई जो है ना वो स्टाइल बना दिया गया है। पोज़ेज़ वही हैं, नई कोई चीज़ इजाद नहीं हुई। उसी में से उसका सबसेट बनाया गया। कुछ चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके उसको बनाया गया। अच्छा, अब इसको थोड़ा-सा ख़ास स्टाइल भी दिया गया। अगर ये 75-76 आई एम नॉट रॉन्ग तो इतने पोजेज़ हैं पहली इस सीरीज़ में, तो उसको करने का तरीकाकार जो है ना वो बताया गया। हाथा योगा में अलग तरीक़ेकार से करते हैं, ज़रा होल्ड पे रखते हैं, ज़रा स्लो पे करते हैं। अष्टांगा में वही पोज़ करते हैं, पोज़ नहीं चेंज है। करने का तरीकाकार डिफरेंट है, थोड़ा-सा जल्दी कर लेते हैं। साथ ब्रीथिंग पे कंट्रोल करते हैं। हर पोज़ में से निकलने का तरीक़ाकार है, हर पोज़ में दोबारा अंदर जाने का तरीक़ाकार है और पोज़ करने का सीरीज़ है, सीक्वेंस है कि इससे पहले तो ये नहीं कर सकते, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये हाथा में ऐसा नहीं है। वो मतलब आप वो कि कभी भी और किसी वक़्त भी और किसी भी पोज़ के उसकी जो सीरीज़ है, आप उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं हाथ अपने तरीके से करूँगा, मैं अगर स्टेट में हूँ, तो अपने तरीके से करूँगा और इंडिया में हूँ, तो अपने तरीके से करूँगा। अष्टांगा में ऐसा नहीं है, अष्टांगा में अपने गुरु ने पताभाई जोइस ने जो बता दिया है, वही फाइनल है। मैं यहाँ पे भी वैसे ही करूँगा और स्टेट वाला भी ऐसे करेगा, रशिया वाला भी ऐसे करेगा, वो इंडिया वाला भी ऐसे करेगा। उसके अंदर साँस लेने का तरीक़ेकार, उसके अंदर सीधा खड़े होने का तरीक़ेकार, मसल्स का, उसके अंदर आपने अपने जो लॉक्स होते हैं इंटरनल, 3 लॉक्स होते हैं मेजर एक बॉडी के अंदर। हर पोज़ के अंदर आपने उसको उस लॉक को भी एंगेज करना है, प्राणायाम को भी एंगेज करना है और उसके साथ आपने दृष्टि यानी अपनी नज़र को भी कहाँ पे रखना है, वो भी एक्सप्लेन्ड है और वो पूरी दुनिया में ऐसे ही होगा। अगर मैं ये कहूँ कि मैं फॉरवर्ड बेंड हूँ और मैं फॉरवर्ड बेंड में मैंने अपनी जो नज़र है, दृष्टि है, वो अपने टोज़ पे रखी हुई है, बिग टोज़ पे, यानी कि पाँव को वो बिग टोज़ कहते थे, क्योंकि उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। तो वो अंगूठे को भी, थंब को भी टोज़ और उसको भी टोज़। ये टो हो गया और वो बिग टो हो गया। तो अंग्रेज़ ने उसका नाम ही उसने वेस्टर्नाइज़ में वो बुक के अंदर उसका नाम ही बिग टोज़ रख दिया। तो अच्छा, तो अभी हम वो बात कर रहे थे कि इनका तो वो अष्टांगा में एक ही चीज़ है पूरी दुनिया में। उसमें कोई नहीं, वो वैसी ही बुक है, वैसी प्रैक्टिस है, वैसी ही उसकी चीज़ें हैं, लवाज़मात हैं, उसको हम वैसे ही करते हैं। एक और जो ज़ुल्म हुआ, ये तो यहाँ तक तो रियलिटी थी, अच्छाई थी, सब चीज़ें ठीक थी। एक और जो ज़ुल्म हुआ कि जब योगा यहाँ से वेस्टर्न में गया, तो ये हाथा भी गया और अष्टांगा भी गया। तो लोगों ने कहा कि इन दोनों को मिला के ना कोई एक नई चीज़ बनाते हैं जो आसान हो। क्योंकि हाथा स्लो बहुत है, अष्टांगा तेज़ बहुत है, तो हम कुछ दरमियान वाली कोई चीज़ जो है ना वो निकालते हैं। तो वो अपनी आसानी, अपनी कन्वीनियंस, लोगों के एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, तो उन्होंने एक पावर योगा इन्वेंट हुआ। पावर योगा के बाद फिर आगे लाइन लगी रही और उसके बाद फिर उसका कोई रुकावट ना हुई। दरमियान में हॉट योगा भी आया, उसकी एक मैं कहानी आपको साथ सुनाता हूँ, हॉट को थोड़ा डिफरेंट पे रख तो अब जो भी योगा वेस्टर्न में होता है, उसमें हाथा भी होता है, अष्टांगा भी होता है और पावर भी होता है। तो सही। ये सिंपल बात है। सर, ये जो इतनी किस्में हो गई योगा की, हमें ये बताएँ कि योगा के फ़ायदे क्या हैं? क्यों करें? मुझ जैसा बंदा जिसके पास ऑप्शन है जिम में जाने की भी,
और F9 पार्क में जॉगिंग करने की भी सही है। और इवन आजकल तो एमएमए और बॉक्सिंग और कराटे, क्रॉसफिट। क्रॉसफिट बड़ी एक्सरसाइज हैं। तो इनके साथ योगा लाज़मी करना चाहिए या योगा अपने आप में एक फ़िटनेस टेक्नीक है और इसके फ़ायदे क्या हैं? जब मेरे ख़्याल में आप 3 कैटेगरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और इसको क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है, अवाम के फ़ायदे के लिए। बॉडी बिल्डिंग जो है वो आप अपने बॉडी के वेट से ज़्यादा वेट, एक्स्ट्रा वेट, एक्सटर्नल वेट लेते हैं और उससे आप कुछ मूवमेंट करते हैं, उसके आप आपके मसल जो वो बिल्ट अप होते हैं, शेप अप होते हैं और आप खूबसूरत और अच्छे लगते हैं और एनर्जी भी फ़ील करते हैं। इसको पूरी कैटेगरी को हम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराते हैं, यानी कि रुक-रुक रेजिस्टेंस नहीं है आपके मसल्स के अंदर तो आपको इसका ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं इतनी जल्दी होने वाला नहीं है। तो इसलिए इस कैटेगरी में मैं मशवरे के तौर पे बताता जाऊँ कि आप इसको आराम से जो भी मूवमेंट करें उसको कम से कम 5 सेकंड तक करें। अगर बाइसेप भी लगा रहे हैं ना तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक लेके आएँ। ख़ैर ये कैटेगरी थी मैंने इसको एक्सप्लेन करना था कि रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती क्या है? मतलब आपके कहने का ये है कि अगर मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, तो उसको अगर मैं लाया यहाँ पर, जी। सही है? यहाँ पर मेरा हुँ, बाजू पंप हो गया। अब मैं वापस छोड़ रहा हूँ तो 1, 2, 3 इस तरीके के साथ ताकि वो आराम से। रेज़िस्टेंस यहाँ जी, पे फ़ील हो। जी। आप जब ये कर रहे हैं ना ऊपर फिर वापस, हाँ। दोनों में रेजिस्टेंस है। ये नहीं कि सिर्फ़ वापसी पे भी अच्छा। अच्छा, जब हम ऊपर ला रहे हैं, तो इसमें भी आपको 5 सेकंड एट लीस्ट रेजिस्टेंस देनी है। क्योंकि जब आप ऊपर ला रहे हैं, तो आपके पास 2 मसल्स हैं, एक ये बाइसेप्ट है, एक ट्राइसेप्ट है। हाँ, मसल जो है ना, एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक तरफ एक्सपेंशन होती है। अब जब हम एग्ज़ैक्टली। ऊपर वाली हर मूवमेंट के अंदर, इसको हम कहते हैं एनागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल्स। कि हर मूवमेंट के पीछे 2 तरह के मसल्स जो है ना मसल ग्रुप जो है ना वो हरकत में आते हैं। तो जब हम बाइसेप को ऐसे कर्व कर रहे हैं, तो आपका जो बाइसेप्ट है सॉरी ये मूवमेंट ऊपर ला रहे हैं, हुँ, तो जो हुँ। आपका बाइसेप्ट है, ये कॉन्ट्रैक्शन में आ गया है। ये एनागोनिस्ट मसल का ग्रुप बन गया है, कि जो उस मूवमेंट के हक में है और जब इसको जो ला ऊपर लाने के लिए जो एक्सपेंशन में आ गया, वो एंटागोनिस्ट हो गया। हुँ, ठीक है? इसी तरह जब हम वापस जा रहे हैं तो यानी कि बिल्ट अप होगी दोनों मसल में, ब्रेकअप होगा जब इसका वो होगा ना मसल के टिश्यूज़ जो है ना वो ब्रेक होंगे, ब्रेक डाउन। फिर जब वापस लेके जा रहे हैं, तो जो बाइसेप्ट है वो एक्सपेंशन में आ रहा है हुँ। और जो ट्राइसेप्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन में जा रहा है। ऑपोज़िट मूवमेंट हो। ऑपोज़िट मूवमेंट एनागोनस एंटागो हम योगा के अंदर भी यही करते हैं। हर मसल के अंदर अष्टांगा योगा के अंदर है कि एना वाला कौन-सा होगा और एग्नागोनिस्ट कौन-सा होगा, एंटागोनिस्ट कौन-सा होगा। ये इस जो मैंने आपको लिंक कर रहा हूँ माइंडफुलनेस मूवमेंट से। हम अपने शागिर्दों को ये बताते हैं कि आपने ब्रेन में, माइंड में ये थॉट लानी है और इस मसल को देखना है आपने, बाकी बॉडी को भूल जाएँगे। मैं एक पोज़ में जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे अपने अपना वो क्वाड्रिसेप्स पे काम कर रहा हूँ और हैमस्ट्रिंग पे कर रहा हूँ। तो मुझे उसके अंदर ये पता होगा कि अभी जो है ना मैं ये मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है, क्वाड्रिसेप हो रहा है, क्वाड्रिसेप का कौन-सा हो रहा है? इनर हो रहा है, आउट हो रहा है? और हुँ, जॉइंट मेरा कौन-सा मूव कर रहा है, फेमर बोन मेरी कौन-सी जगह पे हो रही है, हिप सॉकेट पे क्या असर हो रहा है, तो इसको हम माइंडफुलनेस कहते हैं। इस मूवमेंट के साथ आप अगर अपने आप को बेंड करेंगे तो ये योग होगा, अगर बगैर सोचे हुए और अगर अपने बेंड करेंगे तो ऊपर आएँगे, फिर ऊपर जाएँगे, नीचे आएँगे, मूवमेंट होगा, तो वो कार्डियो हो सकती है, वो एरोबिक एनागोन है, वो कुछ भी हो सकती है, यानी कि वो क्रॉसफिट भी हो सकती है, योग नहीं हो सकती। योग के अंदर उस जिस्म के उस मसल के बारे में जानना, उस जोड़ के बारे में, हड्डियों की जोड़ के बारे में जानना, समझना और उसको मूव करवाना और उसके साथ ब्रीथिंग को लेके आना और उसके साथ बंद बाँधना, बंदास 3 बंदास जिसको हम लॉक करते हैं इंटरनल वो और उसके साथ दृष्टि, 5वीं चीज़ नज़र, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हुँ, तब जाके आपको एक ख़ास एंगल से जाके आपका वो पोज़ बनता है। मैं एक मिसाल देता हूँ, एक पोज़ है त्रिकोण आसन, ट्रायंगल हम इसको ट्रायंगल करने के वो 3-4 तरीक़ेकार होंगे। हाथा में डिफरेंट होगा और पावर में डिफरेंट होगा, अष्टांगा में डिफरेंट तो नहीं है, एक ही है लेकिन थोड़ा-सा उससे मुश्किल वाला है। उसमें जब आप अपने आप को बेंड करते हैं, एक ख़ास एंगल से, तो आपको अपने जो पेल्विक बोन है, उसको स्ट्रेट रखना होता है। आपने बेंड ही करना अपने लेग के ऊपर ही है, राइट साइड पे गए या लेफ्ट साइड पे गए, उसके ऊपर ही गए। तो उसके अंदर ज़रा-सा भी मूवमेंट आपकी पेल्विक बोन की हड्डी की
कुछ मिलीमीटर भी हो जाए, तो जो आपकी जो स्ट्रेचिंग फ़ील हो रही थी, वो स्ट्रेचिंग लूज़ हो जाएगी, वो फ़ील ही नहीं होगी। तो हुँ। आप कहेंगे मैंने तो योगा किया था, मैंने तो वो क्या किया था त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज़ किया था, 5 मिनट का करता मुझे असर ही नहीं हुआ। भाई आपने उसका एंगल ही ठीक नहीं किया। आपने हड्डियों का एंगल बोन स्केलेटन ढांचे को ठीक रखना है तो मसल में खिंचाव आएगा, तो योग का फ़ायदा होगा। अगर स्केलेटन और हड्डियों को बोन जो है ना उसके अंदर जो जॉइंट्स हैं वो एंगल ठीक नहीं करेंगे। एंगल बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़ाविया एंगल ठीक नहीं करेंगे तो मसल के अंदर खिंचाव ही नहीं पैदा होगा। और योग नाम ही खिंचाव का है, मसल्स के खिंचाव का, स्ट्रेचिंग का। योग इज़ स्ट्रेचिंग बेसिक एक्सरसाइज़ेज़। जैसे अभी अब बॉडी बिल्डिंग के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, तो अब योग के बारे में कर रहा हूँ। इसके बाद हम जाएँगे अपना कार्डियो के ऊपर, जो कि जिसका मामला दिल से है, वो दिल के मामले वाली एक्सरसाइज़ेज़ हैं। यानी कि उसके अंदर आपका हार्ट बीट तेज़ होती है, ब्लड की सर्कुलेशन तेज़ होती है, जिससे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम वो मज़बूत होता है, आपकी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। लेकिन उसका ताल्लुक योग की तरह स्ट्रेचिंग से नहीं होता, उसका ताल्लुक बॉडी बिल्डिंग की तरह रेजिस्टेंस से नहीं होता। कार्डियो इज़ कार्डियो, योग इज़ स्ट्रेचिंग बेस्ड और बॉडी बिल्डिंग का आपको मैंने वो बता ही दिया। हम जब भी सेशन मैं खुद जब भी करता हूँ तो मैं अपने दिमाग में पूरे एक सेशन को जो है ना डिज़ाइन करता हूँ अपनी ट्रेनिंग में। ग्रुप क्लास के लिए भी करता हूँ लेकिन उसमें थोड़ा-सा ऐसा होता है कि कोई लोग नए आए होते हैं और कुछ पुराने होते हैं तो जब उनको इकट्ठा लेके चलना है तो उसमें इतना फ़ोकस नहीं। हम जब पर्सनल ट्रेनिंग करवा रहा होता हूँ मैं तो मैं अपना पूरा एक सेशन बनाता हूँ। उसमें उसको 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक में कुछ थोड़े से डंबल्स वाले भी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवाता हूँ क्योंकि उसके साथ फिर योग करवाता हूँ। रि स्ट्रेचिंग वो तो पूरा 45 मिनट, लेकिन 15 मिनट मैं हमेशा कार्डियो से शुरू करके, साथ रेजिस्टेंस से शुरू करके 15-20 मिनट, 40 मिनट तकरीबन 40 मिनट में फिर मैं योग में या 1 घंटा योग पे जाके करता हूँ। उसकी वजह क्या है? योग में अगर आप पोज़ सही नहीं करते, आपको फ़ायदा ही नहीं है। और अगर आपके मसल्स यानी कि आपकी बाइसेप, ट्राइसेप ठीक नहीं है, मज़बूत नहीं है, वो लटके हुए हैं, वो कमज़ोर है इसका मतलब तो आप तो मेरा वो वाला अष्टांगा का जो पोज़ है चतुरंगा दंडासन जिसको हम पुशअप कहते हैं, लेकिन एक ख़ास अंदाज़ में होता है पुशअप, वो तो आप कर ही नहीं सकते। एक मोटा बंदा, एक ज़्यादा एज का बंदा, तो मैं अब उसके लिए मैं उसको कैसे योग सिखाऊँ? मैं उसको कहूँगा आप ये योग करो, योग नहीं करेगा वो क्योंकि वो उस पोज़ में ही नहीं आ रहा, उस एंगल में ही नहीं आ रहा, तो उनको फ़ायदा नहीं होगा। पहले योग बहुत मुश्किल है। जो ये लोग ये बात करते हैं ना कि योगा जो है ना वो बड़ा आसान है और ये ज़्यादातर मिसकंसेप्शन है कि ये ख़वातीन करती हैं और इज़िली हुँ, बैठ जाएँगे, तो हम जाएँगे 1 घंटा तो हम कुछ मेडिटेशन कर देंगे, तो ऐसा हो जाएगा, तो वैसा हो जाएगा। मेडिटेशन तो आखिरी वाली बात है ना मैंने बताया, पहले तो बिल्कुल। फ़िज़िकल वाली बात है। फ़िज़िकली में योग सबसे मुश्किल है। योग करने के लिए मैं बाकी चीज़ों का सहारा लेता हूँ। योग कब क्योंकि योग में अगर आप पोज़ ठीक नहीं करते ना, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। अब पोज़ ठीक करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर इतनी वो ताकत, जिस्म में इतनी जान नहीं है, मसल इतने यूज़्ड टू नहीं है, तो मैं बॉडी बिल्डिंग के कुछ डंबल्स का सहारा लेता हूँ, कुछ मशीन का सहारा लेता हूँ, मैं प्रॉपर कार्डियो का सहारा लेता हूँ, क्रॉसफिट का लेता हूँ हल्का-सा। तो उससे ये होता है कि 2-3 महीने के अंदर वो लोग इस काबिल हो जाते हैं कि वो योग कर सकें। वो जो लोग कहते हैं ना कि योग बड़ा आसान है, मैं 3 महीने लोगों को सिर्फ़ ये करवाता हूँ कि वो इस काबिल हो सके कि वो योगा कर सकें। हुँ, तो वो योगा करने के लिए भी आपको एक अच्छा जो है ना वो मज़बूत किस्म का जो है ना वो जिस्म चाहिए। देखिए, जब स्ट्रेचिंग की बात आती है ना, तो जब आप अपने जिस्म के मसल्स को स्ट्रेच करते हैं और काफ़ी देर तक स्ट्रेच कर रखते हैं, 20 सेकंड से ऊपर 30 सेकंड तक, तो आपकी बॉडी जो है ना हार्मोन्स रिलीज़ करती है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करती है, जो कि ट्रिगर होते हैं सीधा आपके ब्रेन के अंदर। और इसी दौरान आपके जो स्ट्रेसफुल हार्मोन्स हैं कॉर्टिसोल उसको डेथ करती है, उसकी क्वांटिटी को बॉडी के अंदर रिड्यूस करती है, जिसकी वजह से योगा करने के बाद एक सेशन करने के बाद आपको एक बड़े खुशी की फील होती है, हल्कापन होता है आपके अंदर, हैप्पीनेस जो होती है वो स्ट्रेचिंग की वजह से होती है। इसलिए मैंने आपको पूरा लंबा एक्सप्लेन किया है कि योगा इज़ स्ट्रेचिंग बेस्ड एक्सरसाइज़ेज़। लेकिन अगर आप स्ट्रेचिंग सही पोज़ नहीं कर रहे तो स्ट्रेचिंग नहीं होगी। इसलिए पहले वो एंगल ठीक करवाना है, फिर आपकी वो स्ट्रेचिंग करवानी है, तो फिर आपको कहेंगे कि वो माइंड वाला और ब्रेन वाला असर 3 महीने 4 महीने के बाद शुरू होगा।
सर एक फ़ायदा तो आपने बता दिया कि हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपसे पहले भी पूछा कि बेनिफिट्स ऑफ योगा क्या है? मतलब लोग क्यों करें योगा? सही है, एक तो समझ में आ गई कि आप हल्के हो जाते हो, मूड आपका अच्छा रहेगा। इसके अलावा इसके क्या फ़ायदे हैं? देखिए, इसी से आप देख लें आपका दिन अच्छा रहेगा, आपके घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी, आप ऑफ़िस अच्छे से चलेगा, काम में आपका दिल लगेगा। ये एक लाइटर नोट पे आपको मैं ज़िक्र कर रहा था। इसके अलावा ये है कि कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो कि आप करेंगे तो आपकी जो फंक्शंस है फंक्शनैलिटी है जॉइंट्स की, जोड़ों की, वो खुलना शुरू हो जाएँगे। वक़्त के साथ ग़ज़ा की कमी की वजह से, गलत ग़ज़ा खाने की वजह से या स्ट्रेस की वजह से जो है ना वो मसल जुड़ जाते हैं और उसकी वजह से आपके जो जॉइंट का जो 2 जोड़ों के दरमियान जो मोबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है। तो योग करने से आप अपने जिस्म के हर जोड़ को भी एक सौ जितने भी जोड़ हैं आपके, आप अपने अंगूठे के पाँव के अंगूठे के नाखुन से लेके जो है अपने सर तक के हर जोड़ को जितने भी हैं, उनको मूव करते हैं एक पूरे योगा सेशन के अंदर, अगर आप वो सारा सीख चुके होते हैं। वो डिज़ाइन ही ऐसे होता है योगा। पाँव के नाखुन के से शुरू होंगे, एंकल तक आएगा, घुटने के जोड़ पे पहले आएँगे पोज़ेज़, फिर आपकी हिप पे आएँगे, फिर आपके कोर पे आएँगे, फिर सर्वाइकल पे आएँगे, तो एंड पे जब आप योगा का पूरा एक सेशन कंप्लीट करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि 70-75 पोज़ेज़ हैं, उसके अंदर ये सारे हैं। अगर आप स्किप कर जाएँगे उसके अंदर, तो कुछ फिर जोड़ रह जाएँगे। तो उससे ये होगा कि जब आप लेटर एजेस में जाएँगे, तो आप जो ना सीधा चल सकेंगे। अपने पाँव पे चल सकेंगे, सहारा नहीं लेंगे किसी का, आपके जोड़ मज़बूत होंगे, उनकी फ़ंक्शनैलिटी, उनके अंदर घूमने-फिरने, मोबिलिटी का जो अंसर है वो रहेगा, आपके मसल मज़बूत रहेंगे। और दूसरा योग के साथ जो ये 2 हो गया कि आपका जो स्ट्रक्चर है ना, स्केलेटन वो ठीक रहेगा, झुक के नहीं चलेंगे, कमर में पेन निकल आई, कभी सर में प पेन निकल आई, कभी गर्दन में होगी, इन चीज़ों से अगर आप डेली योगा प्रैक्टिस करते हैं और आधा भी घंटा भी करते हैं, तो आपका जो जो स्केलेटन है वो मज़बूत रहता है। देखिए, जोड़ जो है ना, वो योगा के बारे में ये भी कि ये हड्डियों को मज़बूत करता है। 2 हड्डियों को आपस में जैसे आपके जो है ना कि बोन की डेंसिटी होती है, तो वो कमज़ोर हो जाती है। वो भी ऐज के साथ भी होती है, फिर फूड के साथ भी होती है और कैल्शियम डी ना लेने की वजह से भी होती है। तो उसके लिए जो हम करते हैं कि योगा को कि ख़ास एंगल पे जो है ना हड्डियों को बेंड करवाते हैं। और उस एंगल पे जाके बेंड करवाते हैं कि जैसे अगर आप देखें कि मैं कोई मूवमेंट कर रहा हूँ, तो जब ये 2 हड्डियाँ आपस में ऐसे टकराएँगी नहीं, तो इनके दरमियान में ना डेंसिटी इंक्रीज़ होगी। अगर इनके दरमियान में गैप रहेगा और ये टकराएँगी नहीं, तो वही वाली बात, एंगल वाली बात। एंगल ही ठीक नहीं होगा, तो ये स्ट्रेंथन नहीं होंगी। फिर आप कहेंगे हमने तो पढ़ा था यार गूगल में और फलाँ साहब कह रहे थे कि ये योगा करने से हड्डियाँ मज़बूत होती हैं। हड्डियाँ तब मज़बूत होंगी जब वो पॉइंट ऑफ कंपैक्शन मेडिकली आपको बताता हूँ, हिंट करवाता हूँ, कंपैक्शन तक पहुँचेंगी। व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ कंपैक्शन? अगर मुझे देख रहे हैं कैमरा, तो ये देखें 2 चीज़ों को जोड़ने का नाम है। मैं कोई पोज़ भी आपको बता देता हूँ उसके साथ। जब तक ये नहीं जुड़ेगा पॉइंट ऑफ कंपैक्शन तक अगर आप नहीं पहुँचेंगे किसी पोज़ और आसन के अंदर, तो आपकी बोन की वो डेंसिटी वाला सीन तो गया। और वो होगा कैसे? वो जो मैं आपको बता रहा था कि एक अच्छे टीचर से आप ट्रेनिंग लें कि जो आपके हर जोड़ को पॉइंट ऑफ कंपैक्शन तक पहुँचाए। और मसल के बारे में मैंने बताया था कि हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करता है, तो वो तब करेगा जब उस मसल के ऊपर ज़ोर पड़ेगा और उसको हम टेक्निकली या मेडिकली पॉइंट ऑफ टेंशन कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ टेंशन मसल के लिए ज़रूरी है और पॉइंट ऑफ कंपैक्शन हड्डियों के लिए ज़रूरी है। जब तक आप जो है किसी भी उसके अंदर पोज़ के अंदर पॉइंट ऑफ कंपैक्शन और पॉइंट ऑफ टेंशन तक ना पहुँचे, तो उसका मतलब है कि वो आप योग नहीं कर रहे, आप कुछ भी और कर रहे हैं, कोई और एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज़ होगी, वो योग नहीं होगी। सही। सर आप आपके पास ऐसे लोग भी आते होंगे मिसाल के तौर पर जो कि नमाज़ ना पढ़ सकते हों, जिनको बैठ क ना सकते हो आप। बैठ ना सकते हों, जिनको जो झुक ना सकते हों। तो ऐसी केस स्टडीज़ आपके पास हैं जो कि आपके पास आई और उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह अब नमाज़ भी सही पढ़ रहे हैं, अब चल भी रहे हैं, अब जो है कमर में दर्द भी नहीं हो रहा। तो इस तरह की कोई केस स्टडी अगर आपके अल्लाह पास का हो? शुक्र है, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। मैं पिछले 8-9 साल से तो यहाँ पे ही प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उससे पहले वहाँ पे कराची में था। तो बहुत से ऐसी मेरे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं कि जो लोग जो है वो नमाज़ नहीं पढ़ सकते, बैठ के नहीं पढ़ सकते, चेयर पे बैठते हैं या अपने बेड पे बैठते हैं। तो मैं पहले शुरू में ये करता हूँ कि उनको साथ क्लास से अलग लेता हूँ उनको क्योंकि उनका मकसद जो है ना ऑब्जेक्टिव जो है ना वो
ओवरऑल फिटनेस नहीं है, उनका ऑब्जेक्टिव जो है कि वो बेंडिंग हो जाए, आराम से बैठ जाएँ और अपनी नमाज़ को वो अदा कर सकें। तो उसके लिए मैं उनको हल्का-हल्का जो है ना वो पहले एक्सरसाइज़ करवाता हूँ, देखता हूँ, मुख्तलिफ पोस्चर्स के अंदर जाता हूँ। पहले तो कुछ वो इतने सेशंस हो जाते हैं 2-3 में, जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इनकी बॉडी कर क्या सकती है। ये है किस कंडीशन के अंदर। तो वो जब वो सारी चीज़ें नोट हो जाती हैं, वो 3-4 सेशंस लग जाते हैं। मतलब 1 हफ्ता, डेढ़ हफ्ता इसमें लग जाता है कि उनको इवैल्यूएट करने के लिए। या तो उनके पास कोई उनका डॉक्टर हो और उनके पास उनकी मेडिकल हिस्ट्री हो और रिपोर्ट हो, तो उसको पढ़ लिया जाता है, वो हमारे लिए काफ़ी होते हैं। क्योंकि हम एथिकली हम जो है ना किसी को कोई चीज़ सजेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, हाँ, हमें अगर कोई डॉक्टर बताए कि इनके साथ ये प्रॉब्लम है और उनके पास रिपोर्ट होती है, इन्होंने यूँ करना है, तो हम एथिकली ये रूल है, हम उसको कर सकते हैं। डायग्नोज़ हम नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ नमाज़ वाली बात है, तो ये कोई बीमारी नहीं है, इसके बारे में मैं जज ज़रूर कर लेता हूँ पहले 5-6 सेशन के अंदर, फिर उसके बाद उनको जो है ना वो स्पेशली वही वाली प्रोग्राम करता हूँ, पॉइंट ऑफ कंट्रैक्शन तक पहुँचाता हूँ, क्योंकि बेंड नहीं हो सकते। उनका पॉइंट ऑफ जो वो कॉन्ट्रैक्शन है ना, वो बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि वहीं पे उनका मसल भी स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, हड्डी-हड्डी तक पहुँचती ही नहीं है, कम्पैक्शन तक पहुँचती ही नहीं है और पॉइंट ऑफ टेंशन पहले ही पहुँच जाता है। क्योंकि मसल शॉर्ट हुआ होता है ना, तो उनको फिर मसल को थोड़ा-सा रिलैक्स करने के लिए मसाज भी उनको लिए रिकमेंड किया जाता है। पहले मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि वो ये सेशन लेने से पहले गर्म पानी से नहा के आएँ। और साथ ही ऊपर उसके ऊपर जो है ना थोड़ी-सी ऑयलिंग कर लें, तो ऑयल जब आपकी बॉडी के अंदर एब्ज़ॉर्ब होता है तो थोड़ी-सी वो सॉफ्ट हो जाता है। तो फिर वो पेन कम होती है। तो इस तरह हम हो जाता है और वो आराम से लोग जो है ना वो नमाज़ पढ़ लेते हैं। 5-6 महीने के अंदर-अंदर मेरे पास बेतहाशा एग्ज़ाम्पल्स फीमेल के भी और मेल के भी। अभी मैं शायद आपको हाली साहब का ज़िक्र कर रहा था कुछ पहले, वो शैपर एक प्रोग्राम चलता था पीटीवी, उसके प्रोड्यूसर भी हैं, उसके अंदर उन्होंने वो परफ़ॉर्म भी किया हुआ है। आजकल अभी वो मेरे साथ क्लास नहीं कर रहे, शायद कोविड की वजह से। लेकिन उससे पहले जो है वो मेरे साथ 2-1 साल उन्होंने लिए सेशन। मैंने बहुत से एफबी पे उनकी पिक्चर्स भी शेयर की हुई है। उनके हवाले से कमेंट्स भी उनके आते रहते हैं उसके नीचे। तो उन्होंने 5-6 महीने के अंदर-अंदर जो है ना वो बैठना भी शुरू कर दिया था ज़मीन पे, मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए। करने के बाद और फिर वो नमाज़ भी अदा करना शुरू कर दी। माशाल्लाह। ये सर तो एक ऐसी एग्ज़ाम्पल है जो कि एक रेनोल्ड हमारे हीरो हैं एयरफ़ोर्स से, तो बाकी और भी बहुत से लोग हैं। मैं आपको पूरी एक लिस्ट जो है ना आप कहते हैं तो उस पॉडकास्ट पे जो है ना वो शेयर कर सकता हूँ। सर, एक थोड़ी-सी मिसकंसेप्शन ये रहती है ना कि योगा को लोग समझते हैं या तो ख़वातीन के लिए या जो है जो हमारे सीनियर सिटीज़न्स हैं, हमारे बड़े हैं उनके लिए। उनके लिए हाँ। हाँ, हम ये समझ नहीं पाते कि ये हम जैसे यूथ के लिए भी है, ख़्वा वो 25 साल के हों, 35 साल के हों, तो ये मिसकंसेप्शन पे थोड़ी रोशनी डालिए कि वाक़ई ऐसा ही है या ये सबके लिए इक्वली बराबर है? अगर कोई जवानी में इसको शुरू करता है, सही है? तो उसके लिए क्या फ़ायदे हैं? बुढ़ापे में तो चलो सही हो गया, वो अगर उसके कमर में दर्द था वो सही हो गया, अगर कोई झुक नहीं सकता था वो सही हो गया। यंगस्टर्स के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है योगा? अच्छा, मैं इसको रिलेट करूँगा आज के ज़माने के साथ, क्योंकि आजकल जो हमारा लाइफ़ मैं यंगस्टर पे आ रहा हूँ। क्योंकि यंगस्टर आजकल हमारे जो उनका जो लाइफ़स्टाइल बन चुका है कि हर वक़्त वो या तो ग्रुप्स में होते हैं और या तो फिर एफ़बी पे होते हैं या यूट्यूब पे या फिर अपनी गेमिंग के अंदर होते हैं। और फिर उसमें कई घंटे बैठे रहते हैं और अपना पोस्चर चेंज नहीं करते। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो आज की यूथ को है, आज के कॉर्पोरेट कल्चर की है कि आपका तो सर आप अपने या तो लैपटॉप के अंदर होता है या इन तरह के सेल के ऊपर होता है। तो हम एक ही एंगल में, एक ही चीज़ में बैठे रहते हैं, तो हमारा सबसे पहला जो पेन होता है वो तो या तो सर्वाइकल का होता है या लोअर बैक का होता है। तो वो यानी कि कमर की जो है ना वो चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। अगर आप और ये कब होता है? ये 1 दिन में नहीं होता। ये आपका लाइफ़स्टाइल है। आपने 6 महीने, 1 साल, 2 साल इस तरह एक्टिव काम किया तो फिर आपको ये पेन होना शुरू हो जाएँगी इस तरह की कोई ना कोई। तो उससे बचाव के लिए ये होता है कि आप रोज़ाना थोड़ा-थोड़ा योगा प्रैक्टिस करें, आधा घंटा कर लें, 15 जो भी आपकी तौफ़ीक है उतना करेंगे, तो जो आपने अपने आप को ख़राब किया उस 24 घंटों के अंदर, गलत पोस्चर पे बैठ के, तो वो 15 मिनट, 20 मिनट का योगा उसको हील कर देगा। तो आप जब 40-50 साल के होंगे, 80 60 साल के होंगे या ऐसे भी बड़े अल्लाह करे हों, तो आपका जो स्केलेटन है वो ठीक रहेगा। आपको कोई पेन नहीं रहेगा। तो इसलिए आज के बच्चे को भी और आज की सोसाइटी में हर बंदे को चाहिए, क्योंकि आजकल हमारा लाइफ़स्टाइल चेंज हो चुका है। आज हम वो नहीं है कि हम बुक रीडिंग कर रहे हैं, फिर हम वॉक करके जा रहे हैं और लिफ्ट को इस्तेमाल नहीं कर रहे, कोई चहलकदमी कर रहे हैं, कोई आपस में मिल के बैठते हैं शाम को।
कोई एक्सरसाइज़ करते हैं, कोई स्पोर्ट करते हैं। आजकल तो सारे ग्राउंड ही जो है वो फ़ारिग हो गए हैं, वो बेईमान हो गए हैं, उदास हो गए हैं और हॉस्पिटल भरी गई हैं। कोविड के बाद तो मैं आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को प्रमोट करना चाहिए ना, वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल को करना चाहिए, स्पोर्ट्स को करना चाहिए, अपने ग्राउंड को आबाद करना चाहिए। बजाए कि हम लोग हॉस्पिटल्स पे कर रहे हैं, यही हमें वहाँ पे अगर इतने ही फंड्स और इतनी तवज्जो वहाँ पे हो, हमारी बैक एंड पे हो, तो ये जो जो नतीजा जो उसका आ रहा है ना, वो ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कोविड की, मैं जनरल बीमारियों की भी बात कर रहा हूँ। हर तरह की बीमारी की बात कर रहा हूँ उसके अंदर। कोविड के हवाले से इसलिए कह रहा हूँ कि उससे आपका तो सपोर्ट मिल जाता है, इम्यूनिटी लेवल आपका थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो जाता है ब्रीथिंग से। तो आप आसानी के साथ जो है ना वो फ़ाइट कर सकते हैं उसके साथ। इन्फेक्शन तो होती है, ऐसा बात तो नहीं है, इन्फेक्शन तो होती है। नहीं, लेकिन आप बता रहे हैं कि योगा से आपका इम्यून सिस्टम भी थोड़ा बेहतर हो जाता है। बहुत फिट हो जो जाता है। अगर आप कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, चहलकदमी नहीं कर रहे हैं और सारा दिन बैठे हुए हैं, तो उससे तो वैसे ही आपकी जो इम्यून सिस्टम है, उसकी मत मारी गई है। योगा से ये हो जाता है, आप ब्रीथिंग करते हैं, आप प्रॉपर जो है माइंडफुलनेस की तरफ आते हैं, आप राइट फूड खाते हैं, आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग, प्रॉपर टेक्नीक से करते हैं, तो इससे भी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो एनहांस हो जाता है। अगर आपको कोविड होता भी है, इन्फेक्ट होते भी जी, हैं आप, होते हैं। तो आपकी बॉडी उस वायरस के अगेंस्ट बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। ऐसा ही है, वो अच्छा रिस्पॉन्स करती है और आपको जो कुव्वत मुदाफ़ियत आपको बढ़ जाती है, आप आसानी के साथ उसको फ़ाइट कर सकते हैं। देखिए बीमारी में ना अगर इंसान ना किसी भी बीमारी में ना हिम्मत हार जाए और कि हाय! मैं मर गया, अब मेरा क्या होगा? और वो डिप्रेशन में चला जाए, तो वो बीमारी वैसे भी उस पे ग़ालिब आ जाती है। लेकिन जो बंदे जो कहते हैं नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ बस ठीक है मैं कर लूँगा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, अल्लाह करेगा सही हो जाएगा, तो वो आसानी के साथ उसको हुँ। रिकवर कर लेते हैं। अगर आप योगा करते हैं और ब्रीथिंग करते हैं और आपके वो हैप्पी हार्मोन्स और वो आपको डिप्रेशन में जाने ही नहीं देते, तो फिर ये चीज़ आप पे इतना असरअंदाज़ नहीं होती। सर बिफोर आई कंक्लूड दिस पॉडकास्ट मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में योगा का ट्रेंड किस तरफ जा रहे हैं आया और लोग इसको और एक्सेप्ट कर रहे हैं और योगी आ रहे हैं जो कि राइट टेक्निक्स के साथ लोगों को योगा करना सिखा रहे हैं वेयर इज़ द ट्रेंड गोइंग और आप क्या देखते हैं कि आने वाले 5-10 साल में ये योगा का जो कल्चर है ये जो ट्रेंड है जिस तरह बाकी फिटनेस इंडस्ट्रीज हैं तो आप इसको किस तरह ऊपर जाते हुए देखते हैं? ट्रेमेंडस ग्रोथ बहुत ग्रोथ हुई है इन पिछले कोई 5-6 साल के अंदर। पहले हमें कभी-कभी सुनने को मिलता था कि योगा या योगी क्या होता है या फलान जिम में या फलान स्टूडियो में योगा हो रही है। अब ऐसा है कि हर जगह पे, हर मोहल्ले गली में और हर जिम में लोग प्रैक्टिस करवा रहे हैं योगा। थोड़ा-सा मैं उनसे सिर्फ़ गुज़ारिश करूँगा कि वो ज़रूर करें, ये रिक्वेस्ट भी है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा-सा पढ़ लें, बुक्स को देख लें, अ, वीडियोज़ को भी देख लें, लेकिन इसका लिटरेचर के बारे में ज़रूर जानिए ताकि जब आप योग करवाते हैं तो आप एक स्पोर्ट का जो है ना वो उसको रिस्क पे डाल रहे हैं एक योग को। क्योंकि उस बंदे को जो आपके पास आपको पैसे दे के अपना टाइम दे के आया है, तो उसको अगर वो रिज़ल्ट नहीं मिलते, जिनका भी मैंने बड़ी बाकी से ज़िक्र किया है कि वो कॉम्पैक्शन वाला पॉइंट, टेंशन वाले पॉइंट्स, मसल के और उनके वो हार्मोन्स और एंगल ठीक होने वाले पॉइंट, तो फिर उसको वो फ़ायदा नहीं होगा, फिर वो योग बदनाम होगा। फिर लोग कहेंगे कि हम गए थे जी, हमने तो योगा किया था, हमने देखा था, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप असल में उसकी योग की खिदमत नहीं कर रहे होंगे, अगर आपने प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज नहीं लिया हो, बल्कि आप उसको बदनाम कर रहे होंगे। तो उससे इस पूरी इंडस्ट्री को जो है, वो बहुत नुकसान होगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर करवाएँ और वीडियोज़ देखने से ज़्यादा इसके लिटरेचर पे फ़ोकस करें और इसके इन डेप्थ जो इसके बेनिफिट्स हैं और उसके जो कैरेक्टर्स हैं, उनको पढ़ें और 2 चीज़ें और देखिएगा, एक मसल्स की एनाटॉमी और दूसरा जॉइंट की एनाटॉमी। बाकी आपको ज़्यादा ना मालूम हो, लेकिन ये 2 बुक्स जो है ना, इस तरह के 2 टॉपिक्स इन कैटेगरीज़ पे इन डेप्थ जो है ना, वो डिटेल हासिल करना बहुत ज़रूरी है। फिर ही आप सही रियल योगा करवा सकेंगे। फिर आप योग के पोज़ेज़ के बारे में देखिएगा कि कहाँ पे एडजस्टमेंट्स वगैरह होती है, जो पोज़ेज़ की है, वो भी बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा कि अपना एक अपने जो चैनल है योगी बाकिर से, वहाँ से इस तरह की एक पोस्ट के बारे में इन डेप्थ डिटेल जो है, जो मैंने डिफरेंट जगहों से, बुक से भी और या वीडियो से भी या अपने एक्सपीरियंस से लिया है, तो उनको कंबाइन करके एक आसन को लूँ और उस आसन को प्रॉपर्ली जो है ना
टीचर ट्रेनिंग कोर्स की तरह उसको फ्री जो है वो अपलोड करूँ अवाम के थैंक लिए। यू वेरी मच योगी बाकिर मेहदी साहब एंड मेक श्योर करूँगा कि इनके जितने भी सोशल्स हैं ख्वाह इनका फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब हो वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल ताकि अगर कोई इनसे कांटेक्ट करना चाहता है इनसे मिलना चाहता है इनसे सीखना चाहता है इनकी सर्विसेज लेना चाहता है वो इनसे कांटेक्ट करें और इनके यूट्यूब का चैनल स्पेशली मैं डालूंगा ताकि आप लोग वहाँ पर अगर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता तो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जाए और वो वीडियोस देखे और उससे फ़ायदा हासिल करें। थैंक यू वेरी मच Bakir bhai once again for your थैंक यू वेरी valuable मच। insight and time. And I hope you guys enjoy this podcast and make sure if you have any questions or if you think that we missed on something, please post that into the comment section. Like the video, share it with your friends so that they can also know about yoga as well. And don't forget to subscribe to our YouTube channel. Thank you very much once again.